नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी अच्छे से और आप लोग अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे, तो ऐसा मैं मान करके चलता हूँ। और आज हमारी व्याकरण की दूसरी क्लास लेकर के मैं आज हाजिर हूँ आपके सामने। कल हमने जो अध्ययन किया था व्याकरण में, उसमें स्त्वत्व संधि को हमने पढ़ा है, अच्छे से समझा है। आपकी कोई क्वेरी अगर हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आपको वो स्त्वत्व संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। व्यंजन संधि हम पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि के अंदर कल एक संधि पढ़ी थी। आपके व्यंजन संधि में 5 संधियां आपको पढ़नी है, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा, मैं एक बार वो पांचों संधि लिख दूं। कल थोड़ा सा मैं लिख नहीं पाया। तो आपको व्यंजन संधि में कौन कौन सी संधि पढ़नी है। नंबर 1 आपके स्त्वत्व संधि, ये कल हम पढ़ चुके थे इसको, स्त्वत्व संधि को। और दूसरा आपकी है इसके अंदर स्त्वत्व संधि। स्त्वत्व संधि इसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम कल पढ़ चुके हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे। तीसरी आपकी संधि आती है जशत्व। जशत्व संधि जो कि आपके सिलेबस में दे रखी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, ठीक है। इसको भी हम कोशिश करेंगे कि आज कर सकें, क्योंकि कल समय बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं इन दोनों को कल लेना चाह रहा था लेकिन नहीं हो पाया। देखते हैं आज इन दोनों को लेने का हम प्रयत्न करेंगे। इसके बाद में चौथी संधि आपको पढ़नी है चरत्व संधि। चरत्व, ठीक है। और पांचवी व्यंजन संधि के अंदर आपको पढ़नी है अनुस्वार। अनुस्वार संधि। तो ये 5 संधियां आपको जो है पढ़नी है, ठीक है। तो कल ये संधि हम पढ़ चुके हैं, ये संधि आज हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि जशत्व संधि को भी हम आज कर सकें, और उसके बाद हम चरत्व संधि और अनुस्वार संधि को करके आपकी व्यंजन संधि का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फटाफट से आप लिख सकते हैं चाहे तो। हालांकि मैंने इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया है सिलेबस। आपका जो संधि का सिलेबस है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है, तो कल ही मैंने ग्रुप में शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। उसमें व्याकरण का पूरा सिलेबस, व्याकरण वाला पोर्शन मैंने डाला है। बाकी सिलेबस तो पूरा आप पढ़ चुके हैं, आप सभी को ध्यान है। लेकिन व्याकरण में कौन कौन सी चीजें हैं तो वो सिलेबस मैंने कल आपको ग्रुप में डाला है। तो जो साथी ग्रुप में नहीं है, जो विद्यार्थी ग्रुप में नहीं है, वे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप का, तो उस पर क्लिक करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और उस ग्रुप के ऊपर मॉडल पेपर भी पिन किया हुआ है, तो उस पिन किए हुए मॉडल पेपर को भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब समय हम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का जो कॉन्सेप्ट है उसको शुरू करते हैं। देखिए आज की संधि हमारी है स्त्वत्व संधि, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने कल स्त्वत्व संधि को अच्छे से समझ लिया है वो विद्यार्थी आज इस संधि को भी बहुत इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि स्त्वत्व संधि और स्त्वत्व संधि दोनों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। केवल वर्ग का अंतर है, सिर्फ एक वर्ग का अंतर है, च वर्ग और ट वर्ग का। बाकी नियम ऐसे के ऐसे हैं। तो इसमें स्त्वत्व संधि में क्या होता है, देखिए नियम देखिए सबसे पहले आप। देखिए नियम क्या कहता है स्त्वत्व संधि के अंदर, सकार। ठीक है, सकार से मतलब आप समझते हैं, इस से को पकड़िए आप। ये जहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब होता है, इसको हम दंती से बोलते हैं। मैंने कल भी बताया, कल की क्लास में इसको बोला जाता है दंती स। तो सकार माने दंती स, जहां पर दंती से आएगा वो, ठीक है, सकार, ठीक है।
सकार के बाद में आपका आता है एक शकार। सकार शकार। तो इस शकार को समझ में आ गया, इस सकार को समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। इस सकार का मतलब होता है दंती स, है ना, यानी जिसको आप सड़क बोलते हैं। और इस शकार का मतलब होता है मूर्धन्य श, मूर्धन्य श, जिसको आप षटकोण वाला श बोलते हैं आपकी भाषा में। हालांकि हम लोग उसको मूर्धन्य, दंती और तालव्य श के नाम से, क्योंकि तीन हमारे पास स हैं, तो तीनों श को हम इसको दंती श बोलते हैं, इसको मूर्धन्य श बोला जाता है, और शलजम वाला जो शंकर वाला जो श है उसको हम जो है तालव्य श के नाम से, क्योंकि उच्चारण स्थान इनका यही है, उच्चारण स्थान के नाम से बोला जाता है। इस श को बोलने में हमारी जिह्वा जो है दांत से टकराती, इसलिए इसको दंती श बोला जाता है। और ये श जो है हमारे मुख के मतलब मूर्ध भाव से, ऊपरी भाव से, भाग से बोला जाता है, इसलिए इसको मूर्धन्य यानी शीर्ष भाव, ठीक है, मूर्धन्य श उसको बोला जाता है। और तालव्य श का मतलब होता है कि हमारा जो मुख के अंदर एक तलवा है, जिसको ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसमें जब हमारी जीभ टच होती है तो उसको तालव्य श बोला जाता है। बहरहाल आप लोग ये समझें, सकार का मतलब स सड़क वाला, शकार का मतलब स से षटकोण वाला, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाइए, आप दूसरी लाइन में देखते हैं तय वर्ग, ठीक है। और यहां पे हमारा च वर्ग था, इसकी जगह पे हम ट वर्ग लिख देते, बस सिर्फ इतना सा, क्योंकि ये चीज कल वाले में भी थी। सकार, इसमें ये षटकोण की जगह श शलजम था उसमें, ठीक है। और ये त वर्ग की जगह पे ट वर्ग की जगह पे ट वर्ग था, च वर्ग, सॉरी, च चम्मच वाला, च छ ज छ य। अब यहाँ पे ट वर्ग आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सकार या शकार, ठीक है, और तय वर्ग या तय वर्ग, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी शब्द के किसी भी हिस्से में आगे या पीछे का कोई मतलब नहीं है, मतलब शब्द के कहते हैं आपको उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। उत्तरार्ध पूर्वार्ध आप समझते होंगे, मैं समझा देता हूं। मान लीजिए ये एक शब्द है, ठीक है, और ये भी एक शब्द है, समझ में आ गई, दो शब्द हैं, ठीक है। तो उत्तरार्ध आपका कहलाएगा ये इसका अंतिम वर्ण, ये उत्तरार्ध का, ठीक है। या पूर्व पद आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद यानी इस पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, ये उत्तर पद कहलाएगा, ये पूर्व पद कहलाएगा। बात समझ में आ गई आपको। यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, संधि बनाते हैं। इतनी सी बात है, ठीक है, हम पढ़ ही रहे हैं तो सबको पता ही है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको इसके अंदर में, इसके अंदर ये है आपका, यानी स और श, सड़क वाला और श से षटकोण वाला, इन दोनों में से कोई सा भी शय हो, कहीं भी हो, चाहे पूर्व पद में हो या चाहे उत्तर पद में हो, डजेंट मैटर, कोई मतलब मैटर नहीं रखता है, किसी भी जगह पर हो। और ये आपका या तो त वर्ग हो या ट वर्ग हो, ये भी कोई मतलब महत्व नहीं रखता, चाहे कहीं भी, चाहे पूर्व पद में हो या उत्तर पद में, यानी पहले हो या बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शर्त यह है कि इन दोनों में से एक होना चाहिए और इन दोनों में से एक होना चाहिए। तय वर्ग का मतलब आप समझ गए, तय वर्ग के पांचों वर्ण त, थ, द, ध और न। बात समझ में आ गई। ट वर्ग से भी आप समझ में आ गया, ट वर्ग के पांचों वर्ण ट, ठ, ड, ढ और अण, इनमें से कोई भी अक्षर अगर होगा, ठीक है, तो इस से के स्थान पर, ठीक है, यानी से के स्थान पर श, ये मूर्धन्य श, ठीक है, इस स के स्थान पर आपका मूर्धन्य श हो जाएगा। अच्छा, दूसरा नियम देखें इसमें, और तय के स्थान पर, सॉरी तय नहीं, तय वर्ग, हम वर्ग की बात कर रहे हैं पूरी, तो हमको वर्ग लेके चलना है। तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। चलिए दोबारा समझिए, ष्टुत्व संधि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसका सूत्र अगर आप लिखना चाहें तो स्टोह स्टूना स्टुहु, ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें मत जाइए,
सूत्र होता है स्टोह स्टूना स्टू। जैसे कल उसका था स्तोह स्टूना स्टूह, इसी प्रकार से इस संधि का सूत्र होता है स्टोह स्टूना स्टूह। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, स से सड़क वाला, स से षटकोण वाला, इन दोनों में से कोई भी से अगर होगा तो इसके स्थान पर आपका स से सड़क के स्थान पर आपका स से षटकोण बन जाएगा। ठीक है, और त वर्ग और ट वर्ग, इन दोनों में से कोई सा भी वर्ग अगर है तो उसके स्थान पर ट वर्ग बन जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन क्रम ध्यान रखिए, अगर त वर्ग का दूसरा अक्षर अगर है तो ट वर्ग का उसके अंदर आपका दूसरा ही अक्षर आएगा। तो बात समझ में आ गई छोटी सी। और छोटी सी बात यह है कि सकार और शकार यानी स से सड़क और स से षटकोण दोनों अगर स हैं, दोनों में से कोई भी स है, ठीक है, तो उसके स्थान पर आपका स से षटकोण बन जाएगा। और त वर्ग यानी त थ द ध न और ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ ण, तो उनके स्थान पर त वर्ग के स्थान पर आपका ट वर्ग बन जाएगा। बात समझ में आ गई? लिखिए एक बार आप इतना। चलिए लिख लिया। अब उदाहरण देखिए एक बार आप इसका। उदाहरण देखिए, सबसे पहले हम स और श के बताते हैं आपको। जैसे स और श, ठीक है। स और श का उदाहरण आपको बताता हूं मैं। जैसे हरीश प्लस टीकते, हरीश प्लस टीकते, तो ये स है, ठीक है, और ये ट वर्ग आ गया आपका, ट वर्ग ऑलरेडी है उसमें, ठीक है। तो हरीश प्लस टीकते बराबर इस स के स्थान पर आपका षटकोण हो जाएगा, हरीश टीकते, ठीक है। हरीश प्लस टीकते बराबर हरीश टीकते, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको त और त वर्ग और ट वर्ग का उदाहरण बता देते हैं। देखिए अब अगला उदाहरण आपका त वर्ग का। त वर्ग और ट वर्ग, ठीक है। त वर्ग और ट वर्ग का आप उदाहरण देख लेते हैं। तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। देखिए तत् इसमें यानी पूर्व पद में आपके त वर्ग है और उत्तर पद में आपका ट वर्ग है। हमने ऊपर यही पढ़ा कि त वर्ग और ट वर्ग दोनों अगर आते हैं तो आपका ट वर्ग बन जाएगा, और स और श अगर आते हैं तो उसके स्थान पर आपका श बन जाएगा। तो तत् प्लस टीका इसका आपका बन जाएगा बराबर तट्टिका, त आधा ट और फिर टीका, ठीक है। तत् प्लस टीका बराबर तट्टिका। तो ये उदाहरण आप किस तरीके से चलेंगे, हम कुछ और उदाहरण देखेंगे, एक बार आप इसको अच्छे से उतार लीजिए।
देखिए अगला एक उदाहरण लिखवाता हूं आपको। आकर्ष प्लस टह बराबर आकर्षट। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, फिर अगला देखते हैं उदाहरण। देखिए उदाहरण, जो थोड़ा चलने में गड़बड़ कर रहा है इसमें, इश प्लस तह बराबर इष्टह। ठीक है, ये श और ये त, तो त के स्थान पर ट हो गया, तो आपका जो है इसका विकल्प बन गया इष्टह। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका पुष प्लस ती, पुष प्लस ती बराबर पुष्टि। ठीक है, पुष प्लस ती, ये श और ये त, तो इसके स्थान पर आपका ट वर्ग हो गया, यानी पुष्टि। ष षटकोण के स्थान पर आपका ट वर्ग हो गया। शश प्लस थ, देखिए यहाँ पे आपका त वर्ग का दूसरा अक्षर आ गया त थ, तो ये श ये थ है, तो अब इस थ के स्थान पर हम आपको ट वर्ग बनाना है, क्योंकि त वर्ग है, तो त वर्ग की जगह हमको ट वर्ग करना है, तो ट वर्ग का भी दूसरा ही अक्षर आपका आएगा बराबर षष्ठ। षष्ठ, ठीक है, जिस वर्ग का जो अक्षर है उसी वर्ग का वो ही अक्षर आपको लगा देना है। चलिए इसको उतारिए। चलिए ये उतार लिया होगा आपने। तो ये आपकी ष्टुत्व संधि इसके अंदर हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, जिसने ष्टुत्व संधि को समझा है वो ष्टुत्व संधि को भी अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं
जशत्व संधि। ठीक है, चौक में चेंज कर लेता हूं, आप लिखिए एक बार। तो देखिए जशत्व संधि जो है आपका, इसमें ये थोड़ी सी आपकी बड़ी रहेगी। इसमें क्या रहता है आपका, वर्ग का प्रथम जो वर्ण है, ठीक है, वर्ग का जो प्रथम वर्ण है, और दूसरा आपका नियम होता है वर्ग का चतुर्थ वर्ण और तृतीय वर्ण। ठीक है, इस तरीके से ये वर्गों के ऊपर चलते हैं। तो चलिए मैं परिभाषा एक बार आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में थोड़ा समय लगेगा। आप लोग एक बार लिख लें, उसके हिसाब से फिर आपको उदाहरण में बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है, तो एक बार नियम लिखें आप, मैं बोलता हूँ आप नियम लिखते चले जाएं। देखिए पदांत क, च, ट, त, प, यानी वर्ग का पहला अक्षर। ठीक है, वर्ग के सभी पहले अक्षर लिख दीजिए आप। क, च, ट, त और प के बाद में यदि कोई भी स्वर वर्ण, ठीक है, इन वर्ग का जो प्रथम अक्षर है उनके बाद में कोई भी स्वर आता है, अथवा कोई भी घोष व्यंजन, यानी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, और उसके बाद में आपका य, र, ल और व, ह, य, र, ल, व है हो, तो क्या करेंगे, आपका वर्ग का जो प्रथम अक्षर होगा उसके स्थान पर क्रमशः आपका तीसरा अक्षर आपका बन जाएगा। यानी क का आपका क वर्ग का तीसरा अक्षर ग, च का ज, ड, द और ब में बदल जाते। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो यानी आपने नियम लिख लिया होगा कि वर्ग का पहला अक्षर, ठीक है, वर्ग के पहले अक्षर के बाद में यदि आपके जो है वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आता है, ठीक है, तो और उसके बाद में य, र, ल, व और है आता है, तो उनके स्थान पर आपका क्रमशः क्या होगा, वर्ग का तीसरा अक्षर, यानी क वर्ग का तीसरा अक्षर आपका जय हो जाता है, च वर्ग का तीसरा अक्षर आपका जय जहाज हो जाता है, और ट वर्ग का तीसरा अक्षर आपका ड हो जाता है, त वर्ग का तीसरा अक्षर आपका द हो जाता है, प वर्ग का तीसरा अक्षर आपका ब हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आप वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद में कोई स्वर आना चाहिए। जैसे उदाहरण लिख लीजिए आप, जैसे वाक प्लस ईश बराबर वागीश। देखिए वाक, इसके अंदर आपका जो है वाक में वर्ग का पहला अक्षर क है आपका, ठीक है, और इसके बाद में स्वर आया हुआ है ई, तो ये वर्ग का पहला अक्षर है, ये जो है आपका स्वर है, तो इसके स्थान पर यानी ये जो वर्ग है इसी वर्ग का तीसरा अक्षर आपको बना देना है, तो यहाँ पे ग बन गया, तो वागीश। बात समझ में आ रही है आपको? वागीश यानी वर्ग, उसी वर्ग का आपको क्या बना देना है, तीसरा अक्षर बना देना है। जैसे एक और उदाहरण लिख लीजिए आप,
षट प्लस आननम या आननः, षट प्लस आननः। तो ये षट जो है आपका वर्ग का प्रथम अक्षर है, ट वर्ग का। तो इसके बाद में स्वर आ रहा है आ, तो ट वर्ग का तीसरा अक्षर हमको बना देना, उठा करके सीधा सा बस इसका तीसरा बना देंगे। ट वर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा, ट ठ ड। ठीक है, तो बराबर षडाननम, षडाननः। ठीक है, मन ये होगा षडाननः। ठीक है, षट प्लस आननः बराबर षडाननः। तो इसका आपका जो है क्या बनाना है आपको, सीधा सा तीसरा वर्ण आपको बना देना है। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है, हम और उदाहरण लिखवा देते हैं आपको। देखिए एक उदाहरण लिखिए आप, जगत प्लस ईशः। ये क्या हो जाता है, सारे बोर्ड जो भी आते हैं बोर्ड में यही समस्या आ जाती है। देखिए जगत, ठीक है, ये त वर्ग है आपका, त वर्ग का पहला अक्षर है। ईशः आपका जो है स्वर है ई। ठीक है, तो त वर्ग का तीसरा अक्षर आपका बन जाएगा द, तो बराबर बन जाएगा जगदीशः, जगदीशः। ठीक है, ये आपकी जशत्व संधि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जगत प्लस ईशः बराबर जगदीश। सुप प्लस अंतम, सुप प्लस अंतम। यहां देखिए सुप के अंदर आपका प वर्ग है, प्रथम प वर्ग का प्रथम अक्षर है, अंतम में आपका जो है एक स्वर आया है, तो इसका बन जाएगा आपका प वर्ग का तीसरा अक्षर सीधा सा बराबर में सुबंतम, सुबंतम। ठीक है, यानी कि प वर्ग का आपका तीसरा अक्षर बन जाएगा। अब इसके बाद में एक देखिए आप, उसके बाद एक उदाहरण बताता हूं आपको। दिक प्लस गजः, दिक प्लस गजः। ठीक है, दिक प्लस गज, ये आपका उदाहरण है आपका प्रथम वर्ण जो आपका घोष होता है। ठीक है, घोष व्यंजन जो होता है, और तृतीय जो वर्ण है आपका उसका एक उदाहरण है, तो इसका बन जाएगा आपका दिग्गजः, दिक प्लस गजः बराबर दिग्गजः। दिग्गजः, दिक प्लस गजः बराबर में दिग्गजः। ठीक है, एक उदाहरण आपका आता है षट प्लस रिपुवः, षट प्लस रिपुवः। ठीक है, षट प्लस रिपुवः, इसका आपका बन जाएगा षड रिपुवः बराबर षड रिपुवः। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है आपके, इसको आप लिख लीजिए एक बार।
सत प्लस धर्म, ठीक है, ये त है, इसको आपको तीसरा अक्षर बना देना है, ठीक है। सत प्लस धर्म बराबर सद्धर्म, ठीक है। सत प्लस धर्म बराबर सद्धर्म। भगवत प्लस भक्ति, भगवत प्लस भक्ति, इस तय का आपको तीसरा वर्ण बना देना इस वर्ग का, बराबर भगवत भक्ति, ठीक है। भगवत भक्ति बराबर भगवद भक्ति। देखिए इसके बाद एक नियम और आप लिखिए, इसके बाद अगला नियम आपका आ जाता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में अगर आपका कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है, वर्ण अनुनासिक का मतलब वर्ग का आखिरी अक्षर, यानी ङ, य, ण, न और मैं, ये अगर आपके आते हैं तो उपयुक्त जो आपका नियम है उसके स्थान पर क्या हो जाता है, विकल्प, ये जो नियम है ये विकल्प से लगता है, ठीक है। और उसके पक्ष में क्या आएगा, आपका पंचम वर्ण हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? यानी इसको मिटा दूं मैं, वर्ग का प्रथम अक्षर, ठीक है। आप वर्ग अच्छे से समझ पा रहे हैं? देखिए वर्ग मैंने पहले इसीलिए लिखवाए थे आपको क्योंकि ये वर्ग संधि के अंदर वर्ग बहुत आएगा। तो वर्ग का जो प्रथम अक्षर है उसके बाद अगर वर्ग का अंतिम अक्षर, जो अंतिम अक्षर जो होते हैं आपके वो सारे अनुनासिक होते हैं, क्योंकि जैसे क जो वर्ग है इसका अंतिम अक्षर आपका होता है ङ, ये, ठीक है। च वर्ग जो है आपका इसका अंतिम अक्षर होता है इ, ठीक है। और ट वर्ग जो आपका है इसका अंतिम अक्षर होता है आपका अण, और त जो वर्ग है आपका उसका अंतिम अक्षर होता है आपका न, और प जो वर्ग है आपका इसका अंतिम अक्षर होता है म। तो ये जो है आपके अंतिम अक्षर, ये सारे के सारे जो है अनुनासिक हैं, ये सभी अनुनासिक माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें नियम क्या कह रहा है कि वर्ग का जो प्रथम वर्ण अगर आता है और उस प्रथम वर्ण के बाद में अगर कोई अनुनासिक यानी वर्ग का आखिरी अक्षर आता है तो ये नियम वहां पर क्या होता है, विकल्प से ये नियम वहां पे लग जाता है, और उसके स्थान पर पहला जो अक्षर है उसके स्थान पर आपका पंचम जो वर्ण है वो बन जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण के रूप में देखिए, दिक प्लस मुकम, ये देखिए वर्ग का प्रथम अक्षर है, ये देखिए वर्ग का अंतिम अक्षर जो अनुनासिक प वर्ग का है, किसी भी वर्ग का अंतिम अक्षर हो सकता है, ठीक है, और किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो सकता है। तो इसकी जगह पे आपका इस वर्ग का यानी जो प्रथम जो अक्षर है उसी का अंतिम वर्ण होगा, ये ध्यान रखिए, इसका अंतिम अक्षर आपको वर्ग बनाना है। तो बराबर बन जाएगा आपका दिंगमुखम,
ठीक है। इसका आपका बन जाएगा दिंग मुखम। इसके बाद एक और उदाहरण देखिए, जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ बराबर, देखिए ये आपका त वर्ग का प्रथम अक्षर है और ये आपका त वर्ग का अंतिम अक्षर है, यानी आपका अनुनासिक है, ठीक है, अंतिम अक्षर है। तो इसका हो जाएगा जगन्नाथ। जगन्नाथ, ठीक है बेटा। यानी किसी भी वर्ग का अगर प्रथम अक्षर आता है और उसके बाद अगर किसी भी वर्ग का अंतिम अक्षर अगर आ जाता है तो उसके स्थान पर जो है आपका उसके स्थान पर आपका जो है वर्ग का अंतिम अक्षर, उसी वर्ग का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का प्रथम अक्षर दे रखा है उसी वर्ग का अंतिम अक्षर आपका हो जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, षट प्लस मासा। षट प्लस मासा, तो ये ट वर्ग का प्रथम अक्षर है, ये आपका प वर्ग का अंतिम अक्षर है, यानी अनुनासिक है। तो इसकी जगह पर आपका बन जाएगा इस वर्ग का पंचम अक्षर, ट वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होता है? अण है। तो बराबर सन्मासा, ठीक है, सट मासा बराबर सन्मासा। लिखिए फटाफट। इसका एक नियम और मैं आपको लिखवाता हूँ, और ये देखिए आपकी संधियां जो है ये नियमों पे चलती हैं। आपको हालांकि नियम याद ज्यादा नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ वो समझ में आ जाना चाहिए। तो अगला नियम देखिए, आप लिखिए, बाद में आने वाला अनुनासिक, यानी अनुनासिक जो वर्ण है वो अगर बाद में आता है, वर्ण यदि प्रत्यय का हो, ठीक है, तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण ही होता है। बात समझ में आ गई? यदि आपका बाद में जो आने वाला वर्ण है, अनुनासिक जो वर्ण है, बाद में जो अनुनासिक वर्ण आ रहा है, वो यदि आपके प्रत्यय का हो तो आपका जो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण ही होता है, ठीक है, समझ में आ गई? यानी जैसे ये हमने बाद वाला ये आपका पढ़ा, ये अगर किसी प्रत्यय का है, अभी यहाँ पर कोई प्रत्यय नहीं है, जगत प्लस आपका नाथ लिखा है, तो नाथ कोई प्रत्यय नहीं है, ठीक है, नाथ कोई प्रत्यय का शब्द भी नहीं है। तो अगर ये पंचम अक्षर आपका आता है, अगर किसी प्रत्यय का है, तो वो इसका पंचम अक्षर होगा। बात समझ में आ गई? उदाहरण लिखवा देता हूं मैं कुछ, एक बार आप इनको अच्छे से उतार लीजिए। देखिए उदाहरण इसका आ जाता आपका वाक प्लस मयम। देखिए ये आपका वर्ग का प्रथम अक्षर है और ये वर्ग का अंतिम अक्षर है, लेकिन ये शब्द है आपका प्रत्यय का है, ठीक है, ये आपका प्रत्यय का है। तो अब इसके स्थान पर इसका जो पंचम अक्षर है, पंचम जो वर्ण है वो आपका बन जाएगा। पंचम अक्षर क्या बन जाएगा? वांगमयम। वांगमयम, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। जैसे तत् प्लस मातरम,
मात्रम, ये भी आपका जो है, क्योंकि अनम की ध्वनि आ रही प्रत्यय है, तो तत् मात्रम का आपका ये जो त है इसका पंचम अक्षर बन जाएगा पहले वाले का, तन मात्रम। तन मात्रम, ठीक है। अप प्लस मयम, एक उदाहरण और लिख लीजिए। अप प्लस मयम बराबर अमयम, ठीक है, क्योंकि ये पै वर्ग है, और पै वर्ग इसके बाद ये आपका जो है प्रत्यय का शब्द है, तो इसका पै वर्ग का अंतिम जो अक्षर है मैं, वो आपका बन जाएगा अपमयम, ठीक है। तो ये आप उतार लीजिए एक बार। इसके बाद एक नियम और मैं लिखवाता हूं आपको। चलिए अगला आप नियम लिख लीजिए। इस संधि का अगला नियम आप लिख लीजिए। नियम क्या है आपका, देखिए चतुर्थ वर्ण की हम बात करते हैं कि किसी पद में यदि वर्ग के चतुर्थ वर्ण, ठीक है, कोई पद अगर है उसका वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, चौथा जो वर्ण है, उसके बाद अगर पुनः किसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण यानी चौथा ही वर्ण अगर आता है, तो उसके बाद क्या होता है, पहले जो आपका वर्ण आता है, पहले आने वाला जो वर्ण है उसका चतुर्थ वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। बात समझ में आई? दोबारा देख लीजिए कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए एक बार आप अच्छे से। किसी वर्ग का यदि चौथा वर्ण यानी क वर्ग है, तो क वर्ग का अगर चौथा वर्ण क ख ग घ, तो क वर्ग का चौथा वर्ण आपका हो जाएगा घ, ठीक है। यदि किसी वर्ग का चौथा वर्ण के बाद में अगर पुनः उस जो पुनः जो है किसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण आता है, यानी उसी वर्ग का, सॉरी, पुनः अगर उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण आता है, या किसी का भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी चौथा वर्ण आ जाता है, तो प्रथम जो चौथा वर्ण आया है उसके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर बन जाएगा। समझ में आ गई? तो मैं कुछ उदाहरण से समझाता हूं आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार लिख लीजिए कि किसी वर्ग का, मैं लिखूंगा बहुत समझ आएगा, ठीक है। किसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण, ठीक है, कोई वर्ग है, उसका चौथा वर्ण है, जैसे क वर्ग का चौथा अक्षर आपका घ, च वर्ग का चौथा अक्षर आपका झ, ट वर्ग का ढ। तो किसी वर्ग का अगर चौथा वर्ण आता है, और उसके बाद में अगर किसी वर्ण का चौथा अक्षर, किसी भी वर्ण का अगर चौथा अक्षर आता है, नहीं दोनों तरफ, पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद जिसको कहते हैं, दोनों में अगर चौथा वर्ण है, तो प्रथम जो शब्द है आपका पूर्व पद है, पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण यानी चौथा वर्ण है उसका आपका क्या बनेगा, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण बन जाएगा, उसी वर्ग का आपका तीसरा वर्ण बन जाएगा। जैसे उदाहरण के सहित बताता हूं आपको। जैसे क्रुद्ध प्लस ध, ठीक है, क्रुद्ध प्लस ध। तो यहाँ पे देखिए क्रुद्ध, ये त थ द ध, तो त वर्ग का चौथा अक्षर है, और ये भी ध, त थ द ध, ये भी त वर्ग का चौथा ही अक्षर है। तो इसके स्थान पर इसी वर्ग, यानी ये कौन से वर्ग का है, त वर्ग का है, तो इसी के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा अक्षर, यानी तीसरा अक्षर कौन सा होता है, द दवात का, तो वो बन जाएगा बराबर आपका क्या बन जाएगा, क्रुद्ध। क्रुद्ध, तो उसी वर्ण वर्ग का आपका तीसरा वर्ण बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है बुध प्लस धी,
बुध प्लस धी। तो ये बुध, ये ध, ये भी त वर्ग का चौथा अक्षर है, ये भी त वर्ग का चौथा अक्षर है। तो इसका तीसरा बन जाएगा पहले वाले का, बराबर बुद्धि। ठीक है। वृद्ध प्लस धी। देखिए जशत्व संधि को बहुत धीरे स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी जटिल है, हल्की सी है। तो अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, विचलित हुआ, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। तो बुध, वृद्ध प्लस धी बराबर वृद्धि। ये उसी अक्षर का, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर आपका हो गया है। तो वृद्ध प्लस धी बराबर वृद्धि। इसके बाद में आ जाता है आपका सिद्ध प्लस धी। ठीक है, एक उदाहरण लिख लीजिए आप, सिद्ध प्लस धी। सिद्ध प्लस धी बराबर सिद्धि। सिद्ध प्लस धी बराबर सिद्धि। लभ प्लस ध। लभ प्लस ध बराबर लब्धः। लब्धः, जो बुद्धि लब्धि होते हैं ना, लभ प्लस धी भी कह सकते हो आप, लब्धि। ठीक है। चलिए एक अगला नियम और लिख लीजिए आप। यानी वर्गों के तृतीय वर्ण के बाद, यानी कोई भी जो वर्ग है उसके तीसरा जो वर्ण है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, ठीक है, यदि उसके बाद कोई अघोष वर्ण, यानी अघोष वर्ण किसी भी वर्ग का जो है आपका प्रथम और दूसरा अक्षर, ठीक है, प्रथम और दूसरा वर्ण अगर आते हैं, या इसके बाद में श, श, स तीनों से हो, तो क्या होगा, तृतीय जो वर्ण है वो अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। समझ में आई बात? तो दोबारा से समझ लीजिए कि अगर तृतीय वर्ण के बाद में वर्ग जो है आपका किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण अगर है, तो उसके बाद में यदि आपके पास घोष, उसके बाद में कोई भी घोष वर्ण आए, यानी वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण आए, और तीनों श, श और स आए, तो उसका क्या होगा, तृतीय वर्ण जो होता है वो अपने वर्ग का प्रथम वर्ण बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? यानी किसी भी जो कोई भी अगर वर्ण है, ठीक है, कोई भी वर्ग है, उस वर्ग का अगर तीसरा वर्ण आता है, ठीक है, और तीसरे वर्ण के बाद में कोई भी अघोष, ठीक है, यानी वर्ग का प्रथम और द्वितीय अगर आपका वर्ण आता है, या फिर तीनों श, इनमें से कोई भी आता है, तो तृतीय वर्ण जो है वो अपने वर्ग का प्रथम अक्षर बन जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए दिग प्लस पालः। देखिए ये वर्ग का तृतीय अक्षर है, क वर्ग का तृतीय अक्षर ग, क ख ग, ये क वर्ग का तृतीय अक्षर है, और पालः ये आपका घोष वर्ण, यानी वर्ग का प्रथम और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण को घोष वर्ण कहा जाता है, यानी क ख च छ ट ठ त थ और प फ। तो यहाँ पे प आया है,
ठीक है। अब ये जो आपका प्रथम पद जो है, प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण आ रहा है, यानी उसी वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो ये जिस वर्ग का है इसी वर्ग का प्रथम वर्ण हम इसको बना देंगे। तो प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। तो इसका बन जाएगा दिक्पालः, दिक्पालः। ठीक है। तो इस ग के स्थान पर ये क बन जाएगा, यानी उसी वर्ग का प्रथम अक्षर ये आपका बन जाता है। कोई दिक्कत आई आपको इसमें, बताइए। एक है आपका विपद कालः, विपद प्लस कालः। ये देखिए, ये आपका त वर्ग का तीसरा अक्षर है, ये आपका घोष वर्ण यानी क वर्ग का प्रथम अक्षर है। ठीक है। तो इसके स्थान पर इसी वर्ग का प्रथम अक्षर त बन जाएगा आपका, तो विपत काल हो जाएगा आपका, बराबर विपत कालः, विपत कालः। ठीक है, समझ में आ गई। इसके बाद में अगला देखिए, सद प्लस कारः, सद कारः। यहाँ पे द आ गया, वर्ग का तीसरा अक्षर, तो इसका प्रथम बना देंगे, ये घोष वर्ण आ गया है, तो बराबर सत्कारः, सत्कारः का बन जाएगा आपका सत्कारः। चलिए, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त करते हैं, क्योंकि आपको अगर हम पढ़ाने लगेंगे तो फिर बहुत लंबी हो जाती है। और कुछ एक उदाहरण मैंने अगली संधि के भी लिखवाए हैं, हालांकि वो उसको जोड़ करके लिखवाया, मैं चाह रहा था कि इसको तीसरी को भी हम पूरा कर देते, लेकिन उसको हम कल से शुरू से करेंगे। तो ये जशत्व संधि जो आपकी है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये जशत्व संधि आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और संधि हालांकि थोड़ी सी व्यंजन संधि और ये सब थोड़ी सी क्या है कि क्लिष्ट है। क्लिष्ट इसलिए है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें थ्योरिकल हैं, और थ्योरी जब पढ़ता है विद्यार्थी तो थोड़ा सा बोरियत होना स्वाभाविक है, लेकिन आपको बोर होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस तो मेरी बहुत मतलब बच्चे बोर नहीं होते हैं, बहुत मतलब क्लास में रोमांच बना रहता है। लेकिन ऑनलाइन मैंने कभी पढ़ाया नहीं, मेरे लिए पहला अनुभव है, तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। और सामने मतलब कोई भी नहीं बैठा, मैं अकेला बोल रहा हूँ, तो उस हिसाब से थोड़ा सा, लेकिन आप मैनेज करें। और सिर्फ आपके लिए क्लासें हैं, आपको एक सही मार्ग, सही दिशा अगर मिल जाए मेरे इस छोटे छोटे से प्रयास से, तो मैं समझूंगा कि हमारा मेरा जो प्रयास है वो सफल रहा है। तो आप लोग इन कक्षाओं को देखते रहिए। और ये क्लासें, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप व्याकरण हमारा पोर्शन चल रहा है, तो आमतौर पर हमने 8 बजे का समय डिसाइड किया है क्लास अपलोड करने का, लेकिन व्याकरण की क्लासें थोड़ा सा लेट ही अपलोड होकर के आपको मिलेंगी। कारण उसके पीछे यही है कि आप जो है क्लासें मैं स्कूल जाने के बाद रिकॉर्ड करता हूँ, तो संधियाँ थोड़ी सी बड़ी हैं, क्लासें बड़ी होती हैं। पहले तो क्लास को रिकॉर्ड करने में समय लगता है, उसके बाद में उसको एडिट करके और अपलोड करने में भी, क्योंकि कम से कम 2 घंटे नॉर्मली चाहिए अपलोड होने में। अपलोड करने के बाद में 2 घंटा लेता है प्रोसेसिंग में यूट्यूब, तो उस 2 घंटे के बाद ही वो क्लासें अपलोड होती हैं। ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ, मैं फ्री हो गया, मान लीजिए मैंने 7 बजे अपलोडिंग शुरू कर दी, तो वो प्रोसेसिंग चलते 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 9 बजे तक कंप्लीट करता है ऑटोमेटिक। तो ये थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि क्लासेज जब छोटी होती हैं तो छोटा कम समय लगेगा, तो जल्दी अपलोड हो जाती हैं। और क्लासेज जब बड़ी होती हैं तो थोड़ा सा समय अपेक्षाकृत ज़्यादा लगता है। लेकिन आप बस इन क्लासों को देखते रहिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, और साथ में लिखते ज़रूर चलिए, कॉपी पेन पेंसिल अपने साथ रखिए ताकि उसको आप नोट करते रहिए। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो नमः।